आज हम दूसरे अध्याय पर बात करेंगे, कक्षा 10 के अर्थशास्त्र पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कुछ दिनों से तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। चलिए अब प्रयास करेंगे कि रोज वीडियो आए। आइए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आज हम इसके बारे में अपनी समझ बनाएंगे। तो अगर हमको अर्थव्यवस्था को समझना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें काम करती हैं या अर्थव्यवस्था किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, है ना, कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, रोजगार, इन सब विषयों को आप सुनते होंगे कि रोजगार। आप देखते होंगे कि रिपोर्ट आती है, कुछ सरकारी रिपोर्टें और कुछ निजी एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट जारी करती हैं और कहती हैं कि भारत में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा हो गई है, या भारत की राष्ट्रीय आय इतनी है जो पिछले वर्ष की तुलना में इतनी बढ़ गई है। तो आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से वो लोग बताते हैं, किन सब चीज़ों से वो किन तरीकों से वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्षेत्रक क्या होता है कि अर्थव्यवस्था किन किन चीजों पर काम कर रही है, या अर्थव्यवस्था आप कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन से घटक हैं, अर्थव्यवस्था के घटक कौन कौन से हैं जिससे मिलकर के पूरी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। केवल आप उन्हीं घटकों को देख लीजिए और उन्हीं घटकों को देख करके आप समझ सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो इन क्षेत्रकों को कई आधार पर बांटा जाता है। आप देखिए कि एक है आर्थिक गतिविधि के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के आधार पर। तो अभी हम देखेंगे आर्थिक गतिविधि के आधार पर हम कैसे इसको बांटते हैं, कि इसमें ये होता है, इस वर्ग में हम ये देखते हैं कि लोग किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन सी गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। कुछ मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो किस गतिविधियों के। और कुछ लोग हैं जो उत्पादन में सहायता कर रहे हैं, जैसे परिवहन करने वाले, ट्रक वाले, जो एक जगह से दूसरी जगह पर उत्पादों को पहुंचाते हैं, या अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले जो उत्पादन में सेवा न दे करके, प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में न दे करके अप्रत्यक्ष रूप से सेवा देते हैं। जैसे आप देखिए कि एक शिक्षक होता है, वो किसी भी बच्चे को प्रशिक्षित करके, शिक्षा दे करके आगे आगे चल करके कुशल श्रमिक में परिवर्तित करता है ना। और वो श्रमिक, तो ये जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, ये जितने भी लोग हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो पूरे अर्थव्यवस्था में आप देखिए तो मुख्यतः आपको 3 क्षेत्रों में लगे हुए लोग दिखाई देंगे, जिसको प्राथमिक क्षेत्रक, अभी हम समझेंगे इन सब के बारे में। प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहा जाता है, और तीसरे को तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कक्षाओं में तो आप देखेंगे कि 2 अन्य क्षेत्रकों की भी बात की जाती है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था में। तो जो चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक है वो इसी तृतीय क्षेत्रक, जिसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है, इसी के उपवर्ग हैं, है ना। तो चतुर्थ और पंचम, इसकी भी हम बात करेंगे, ये एक प्रकार से उपवर्ग हैं तृतीय क्षेत्रक की, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, है ना, आर्थिक कार्यों के आधार पर आप कह सकते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा जो है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं, या जितनी भी गतिविधियां हमारी पूरे भारत में लोग जुड़े हुए हैं, वो जिन क्षेत्रों में नियोजित है, उस पर स्वामित्व किसका है, वो जिस गतिविधि में काम कर रहे हैं, वो उसका ओनर कौन है, कौन उसका स्वामित्व रखता है। जैसे आप देखिए कि जो किसान है वो अगर निजी खेतों में काम कर रहे हैं तो वो उनकी निजी संपत्ति है ना। तो निजी स्वामित्व की चीजें दिख रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को आप देख रहे हैं कि वो सरकारी कोई रेलवे में है, कोई पुलिस में है ना, तो वो सार्वजनिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो स्वामित्व के आधार पर आप देखेंगे तो 2 प्रकार के, एक सार्वजनिक और एक निजी। एक और आप देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे संगठनों में या ऐसे कार्यालयों में या आप ऐसे विभागों में
किसी भी ऐसी गतिविधि में नियोजित होते हैं जिनका स्वामित्व निजी और सरकारी दोनों के पास होता है, तो उसको कहा जाता है सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्षेत्र, है ना, सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्षेत्र में जुड़े। तो ये 3 प्रकार के स्वामित्व आप देखते हैं। हमको मुख्यतः यहाँ सार्वजनिक और निजी के बारे में पढ़ना है। इसको आप जानते होंगे, अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, है ना। तो ये स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा जो है, इस आधार पर क्षेत्र, इस आधार पर घटकों को तय किया जाता है कि जो लोग नियोजित हैं, कहीं नियोजित का मतलब कहीं काम कर रहे हैं, किसी नियोजन का मतलब कहीं रोजगार प्राप्त करके काम कर रहे हैं और उसके बदले में उनको कुछ आय मिल रही है। तो जो लोग नियोजित हैं वो जब नियोजित हुए तो क्या उस समय काम की कोई शर्तें वगैरह उनको बताई गई, है ना। कोई भी व्यक्ति नियोजित होता है तो वहाँ उसको शर्त बताई जाती है कि आपको इतना वेतन मिलेगा, इतनी छुट्टियां मिलेंगी, ये सुविधाएं मिलेगी, चिकित्सीय सहायता मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई, या जो कुछ भी भविष्य में जब आप नियोजित नहीं रहेंगे, नौकरी से रिटायर होंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, भविष्य निधि वगैरह बहुत सारी चीजें। तो क्या इस तरीके की सेवा शर्तें हैं? कुछ सेवा शर्तें हैं। अगर सेवा शर्तें और निश्चित, मतलब कि आप कह लीजिए कि निश्चित सेवा शर्तें या इस तरीके का कोई दोनों नियोक्ता और नियोजक, जो नियोजक है ना, जो नियोक्ता है जिसने नियोजित किया और जो नियोजित है, दोनों, है ना। नियोजित का मतलब जो रोजगार प्राप्त कर रहा है और नियोक्ता का मतलब जिसने उसको रोजगार दिया। तो इन दोनों के बीच में क्या कोई सेवा शर्तें वगैरह हैं? इस आधार पर जो है 2 क्षेत्रकों में गठित किया जा सकता है। आप कह सकते हैं सेवा क्षेत्रों के आधार, सेवा शर्तों के आधार पर, सेवा शर्तों के आधार पर, या एक अच्छा सा नाम दिया होगा इसमें, आप देखते हैं, एक सेकेंड, बस वही है, नियोजित होने के आधार पर। आप सेवा शर्तों के आधार पर कह सकते हैं या नियोजित होने के आधार पर। नियोजित तो यहां पर भी नियोजन होता है, ठीक है। नियोजित होने के आधार पर मुख्यतः आपको इसमें सेवा शर्तों को ध्यान में रखना है। तो जैसे आप देखते हैं कि 2 प्रकार के इसमें आते हैं वर्ग। एक होता है संगठित क्षेत्रक और एक होता है असंगठित क्षेत्रक। तो संगठित क्षेत्रक, आप देखिए कि जितने भी, अभी मोटे तौर पर समझिए कि जितने भी सरकारी उपक्रम होते हैं या जो सरकारी एजेंसियां होती हैं, कार्यालय, विभाग वगैरह होते हैं, उसमें जितने भी लोग, जो जो बड़ी बड़ी सरकारी, आप समझ सकते हैं कौन कौन से विभाग हैं उसमें जो नियोजित हैं, या कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट शाखाएं हैं, कार्यालय हैं, फैक्ट्रियां वगैरह, वहां पर भी कुछ लोग नियोजित हैं। वहां पर भी एक निश्चित सेवा शर्त है क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, वो पंजीकृत होती हैं सरकार के माध्यम से और सरकार के नियम कानूनों पर चलती हैं, तो वहां पर भी सेवा शर्तें, सारी चीजें होती हैं। तो वो संगठित के अंतर्गत होती है। और असंगठित, जैसे आप देखिए कि जहाँ संगठन नहीं है, जहाँ कोई निश्चित सेवा शर्त नहीं है, जैसे आपके घर के नज़दीक एक किराने की दुकान होगी, वहाँ एक व्यक्ति श्रमिक काम करता होगा, सुबह 8 बजे जाता होगा, शाम को कितने बजे आना कुछ निश्चित नहीं, जिस दिन नहीं जाता है उस दिन उसका पैसा काट लिया जाता है, बीमारी पर कोई छुट्टी नहीं है, बीमार होने पर कोई सहायता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सेवा शर्त नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, कोई अन्य भत्ते वगैरह। तो इस प्रकार के जितने भी लोग जहाँ जहाँ भर नियोजित है, आप देख सकते हैं। अभी हम आंकड़े देखेंगे कि भारत में 80% से अधिक लोग असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं, है ना, और यहाँ की आय बहुत कम होती है। तो मुख्यतः अगर हम इन पूरे क्षेत्रकों को, इन पूरे घटकों को समझ लें तो हम पूरी अर्थव्यवस्था समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है अर्थव्यवस्था में, सब कुछ यही काम करता है। इसी में आप देखेंगे कि बाजार, इसी में आपको बैंकिंग सहायताएं, सब कुछ, बाजार, बैंक, इसी में आपको बजट, इसी में आपका जितना भी बीमा वगैरह है, इसी में आपका राष्ट्रीय आय आ जाएगी, इसी में आपका सब कुछ आ जाएगा, जितने भी चीजें हैं। तो केवल हमको इसको अच्छे से समझना है। अब हम आइए अपनी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया था उसकी ओर लौटते हैं। तो आप देखिए यहाँ आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक बताए गए हैं। पेज नंबर 19 पर आप देखिए कि कुछ लोग ईंट भट्टे पर काम कर रहे हैं, ईंट
पथाई कर रहे हैं, कच्ची ईंटें बना रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि एक पोस्टमैन जो है सर्विस से मतलब कि वो आपको पोस्ट लेकर के आया है, एक महिला दुकान पर कपड़े दिखा रही है, कुछ लोग खेती से जुड़े दिखाए जा रहे हैं जहाँ कपास ओटना, और एक आपको दिखाया जा रहा है कि कुली है जो आपका सामान ढो रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किस क्षेत्र से है, हालांकि थोड़ा सा आप समझेंगे तो और अंदाजा लगा पाएंगे। आइए देखते हैं। तो हमने आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक क्षेत्रों के आधार पर बांटा था। पहला था प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहा जाता है। कृषि एवं अन्य सहायक क्षेत्रक कहा जाता है। तो अभी क्यों ये कहा जाता है, अभी आप समझ पाए। तो आप देखिए कि ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग हैं वो अधिकतर कहाँ नियोजित हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में अधिकतर खेतीबाड़ी से जुड़े लोग हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि ऐसी सभी गतिविधियां, जो लोग भी काम कर रहे हैं, जिस भी गतिविधि में काम कर रहे हैं, ऐसी सभी गतिविधियां जिनमें प्रत्यक्ष रूप से हम प्राकृतिक चीजों को आगतों के रूप में प्रयोग करते हैं और उनका जो उत्पाद होता है वो भी प्राकृतिक ही होता है। एक उदाहरण से समझिए, आगत का मतलब इनपुट्स, है ना। जैसे हम खेती कर रहे हैं, तो खेती करने में हम अधिकतर किन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। हम खेती करने में सबसे पहले एक भूमि क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं, मृदा जो हमारी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, उसका प्रयोग कर रहे हैं। एक निश्चित भू क्षेत्र होगा, है ना, जिसको हमें जोत कहते हैं कि हमारा जोत इतना है, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। उसमें हम बीज बो रहे हैं, अपने से तो बना नहीं सकते बीज, प्रकृति पैदा करके देती है। बीज क्या है, चाहे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ही क्यों ना बनाया हो, वो बीज प्रकृति ही देगी, अपने से नहीं बना सकते। तो भूमि हो गई, बीज हो गए प्राकृतिक, जल देना पड़ेगा उसको, खेती के लिए पानी चाहिए, है ना। उसके लिए और क्या चाहिए, जुताई के लिए आप कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो अब आप कह दीजिए कि सर ये तो मोटरसाइकिल और वो ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर बना किससे है। अब इस तरह तो कहेंगे सारी चीज़ें प्राकृतिक है। ठीक है, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें प्राकृतिक है। अभी हमको उतनी गहराई से नहीं समझना। अब आप केवल इतना समझिए कि जिसमें मुख्यतः प्राकृतिक चीज़ों का अधिकतर इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इससे बात नहीं बनती, ये परिभाषा काम नहीं करती, तो सीधे से परिभाषा जो काम करेगी वो ये है कि इसके जितने भी उत्पाद निकलते हैं वो सब प्राकृतिक ही होते हैं। प्राकृतिक उत्पाद मिलते हैं इसमें, उत्पाद प्रोडक्ट जो बनता है इसमें वो सब प्राकृतिक उत्पाद ही होते हैं। और अधिकतर जितनी भी चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं वो प्राकृतिक ही होती हैं। जैसे हमने बताया आपको कि खेती में अगर हमको फसल उगाना है तो अधिकतर चीजें प्राकृतिक ही लगेंगी। अब आप कह लीजिए कि रासायनिक उर्वरक वो तो प्रयोगशाला में बना करके रसायन है, तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से आधुनिक चीजें, आधुनिक आप देखिए कि आधुनिक परिभाषाओं में बदलाव आते जाते हैं, है ना। क्योंकि कला के विषयों में आप देखेंगे कि हर समय परिभाषाएं बदलती रहती हैं। तो आप केवल इस पर चलिए कि जहां प्राकृतिक उत्पाद, जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा इसमें सब प्राकृतिक उत्पाद होंगे। खेती करके जो प्रोड्यूस होगा प्राकृतिक उत्पाद। आप इसी तरीके से आप देखिए कि जो हमारे चट्टान है, चट्टान मतलब जो हमारी पूरा पृथ्वी, पूरा भारत है, भारत की चर्चा करें तो भारत की जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें सारी चीजें, जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है वो सब चट्टान है। ये यहाँ तक कि जहाँ आप खड़े हैं ये भी चट्टान है, मैदानी भाग ये भी चट्टान है, चट्टानों से मिलकर बना है। आपने पढ़ा होगा आग्नेय अवसादी और रूपांतरित के बारे में, तो आप जानते हैं ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। तो आप ये देखिए कि जितनी भी चट्टानें हैं, है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा कि उन चट्टानों में, कुछ चट्टानों में मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो उनको भी हम खनन करते हैं, वहां से भी खोद करके निकालते हैं, तो वो भी क्या है, प्राकृतिक है। तो उनका भी उत्पाद प्राकृतिक ही है। तो उससे जुड़े जितने भी लोग होंगे, वनों से प्राप्त होने वाली जितनी भी चीजें वो सब भी प्राकृतिक ही है। तो इसीलिए इसको कृषि, पशुपालन में आप देख लीजिए कि पशुओं से जो दूध वगैरह ये सारी चीजें प्राप्त करें, दही वगैरह, ये सब भी प्राकृतिक ही है। तो आप इसीलिए इसको कहा जाता है कृषि एवं अन्य सहायक क्षेत्रक। सहायक क्षेत्रक में पशुपालन, है ना, पशुपालन, वानिकी, है ना, खनन, इन सब
चीजें आ जाती हैं, और इसमें जितने भी लोग इन क्षेत्रों में नियोजित हैं, काम कर रहे हैं, वो सब प्राथमिक क्षेत्रक में नियोजित माने जाएंगे कि वो प्राथमिक क्षेत्रक में नियोजित हैं। और आप देखिए, अभी आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे कि आजादी के बाद और वर्तमान में इसमें कैसे नियोजन में परिवर्तन आया है, और अभी भी 50% लगभग लोग इसी में नियोजित हैं, केवल भारत की पूरे 50%। और अभी हम देखेंगे कि इसमें आय बहुत कम है। यहाँ जो आय प्राप्त होती है, लोग जो नियोजित होकर, आप खुद ही समझ सकते हैं खेती में कितनी आय प्राप्त होगी, है ना। चलिए, यहाँ पर आय बहुत कम है, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। द्वितीयक क्षेत्रक जो है, द्वितीयक क्षेत्रक को विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। विनिर्माण इसलिए कि प्राकृतिक क्षेत्रक से जो भी उत्पाद प्राप्त किया जाता है वो प्राकृतिक ही है। उन प्राकृतिक उत्पादों को यहाँ कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके, उसको प्रोसेस करके, एक प्रक्रिया में तकनीकों का इस्तेमाल करके, मशीनों का इस्तेमाल करके, श्रम का इस्तेमाल करके, है ना, विभिन्न प्रकार की तकनीक और मशीनरी का इस्तेमाल करके, उसको प्रोसेस प्रक्रिया से गुजार करके, मशीन में प्रक्रिया होगी ना, उससे गुजार करके एक उत्पाद तैयार किया जाता है, तो वो विनिर्मित उत्पाद होता है। विनिर्माण को अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब आप समझ गए होंगे मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना। हो सकता है स्पेलिंग कुछ गलत हो, देख लीजिएगा। तो विनिर्माण का मतलब केवल और केवल जो प्राथमिक उत्पाद हम प्राप्त कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक से, उनका इस्तेमाल करके हम विनिर्माण करके। तो आप देखिए, जितनी भी फैक्ट्रियां, चाहे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप देख रहे हैं कि मोटर गाड़ियां बन रही हैं, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, ये निर्माण, ये भी विनिर्माण के अंतर्गत। आप देखिए कि बिस्कुट बनाने वाली कंपनी बिस्किट बना रही है ना। रसायनों और जितना भी रसायनों का प्रयोग करके, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके देखिए कि जो भी साबुन बनाया जा रहा है या जो कुछ भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो सब विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, है ना। चिप्स वगैरह जो कुछ भी बन करके आ रही, प्रोसेस्ड फूड, जितना भी आप देख, सब विनिर्माण। तो द्वितीयक हो गया विनिर्माण, और इसमें जितने भी लोग नियोजित हैं वो सब द्वितीयक क्षेत्रक में नियोजित माने जाएंगे, विनिर्माण। इसके भी परिवर्तन पहले क्या अभी क्या सारे आंकड़े देखेंगे। और तीसरा जो है तृतीयक क्षेत्रक, इसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। इसका मुख्य काम होता है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को मदद करना उत्पादन में। यहाँ चीजें उत्पादित हो रही हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादित हो रही हैं, यहाँ मुख्यतः वस्तु उत्पादित होती है प्राथमिक और द्वितीयक में, यहाँ सेवा का उत्पादन होता है। और तृतीयक क्षेत्रक में आप देखिए कि जो भी वस्तुएं बन गई है उनको बेचने का काम कौन करेगा? आपके बगल का दुकानदार, वो क्या कर रहा है? कुछ उत्पादित कर रहा है? नहीं, वो सेवा आपको प्रदान कर रहा है, वस्तुओं को खरीद बेच रहा है, पहुंचाने का काम, तो वो आपको दिख रहा है। या परिवहन से जुड़े जो लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं, है ना, तो ये उत्पादन में सहायता करते हैं। अब वो जल्दी जल्दी माल बेचेगा तो माल की कमी होगी, फैक्ट्री को सूचना जाएगी भैया माल और चाहिए, तो वो और उत्पादन करें। तो ये सब उत्पादन में सहायक हैं, उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं, तो सेवा क्षेत्रक से जुड़े हुए, है ना। इसी तरीके से आप देखिए कि जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक नहीं है, अब जैसे एक कमजोर आदमी होगा, मान लीजिए वो विनिर्माण में या कृषि में कहीं पर नियोजित है और वो बीमार हो गया, तो बीमार होने के बाद उसकी उत्पादकता घट जाएगी, वो जितना उत्पादन करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? सेवा क्षेत्रक में डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उसको क्या करेगा? दवा वगैरह देकर के ठीक करेगा, फिर अपनी उत्पादन क्षमता वो वापस पाएगा और फिर उत्पादन करेगा, जो उसकी तीव्रता या जो भी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? उत्पादन में सहायता देने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए हमने बहुत कुछ उत्पादित किया, कृषि में ही खूब उत्पादित कर दिया, अब उसको रखने के लिए जगह नहीं है, तो भंडारण गृह वगैरह, है ना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, जो सेवा प्रदान करें, तो सेवा क्षेत्र। बात समझ में आ गई? तो ये 3 मुख्यता क्षेत्र है, और इसमें कितने लोग नियोजित हैं, एक प्रवृत्ति बन गई है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा नहीं। जब आप पढ़ेंगे आगे चल करके कि विकास के चरण 5 चरण होते हैं, है ना। कुछ विद्वान थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, बीबी रॉबिन्सन ऐसे करके कुछ नाम था, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने विकास के चरणों की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि कोई भी देश विकसित होता, उन्होंने जितने भी विकसित देश थे उनके पैटर्न को देख करके ये सिद्धांत दिया था। और उन्होंने कहा था, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा था कि हर एक देश विकसित होने के लिए कुछ चरणों से गुजरता है। 5 चरण की उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कृषि से, है ना, कृषि से विनिर्माण और विनिर्माण से सेवा क्षेत्रक, तो जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने कहा था कि सेवा क्षेत्रक वहां पर प्रधान होता है। सारे
सारे देश जितने भी विकसित हैं वहां सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है ना, किसमें, राष्ट्रीय आय में। जो देश की आय होती है राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा यही योगदान देता है, तो इसलिए वो विकसित होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत और उत्तर पूर्व के कुछ ऐसे देश हैं जैसे भारत, इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह, यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करता। कृषि से हम डायरेक्ट सेवा पर गए है ना, और सेवा क्षेत्र हमारे यहाँ प्रधान भी है, फिर भी हम विकसित की श्रेणी में नहीं है ना, तो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। क्यों नहीं है उस पर हम चर्चा करेंगे, या आप खुद सोचिए कि क्यों सेवा क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा योगदान देता है, 50% से ज्यादा, उसके बाद भी भारत विकसित देश की श्रेणी में नहीं आता, जबकि आम अवधारणा यह है कि वो सेवा क्षेत्र का अगर प्रधान होगा तो विकसित होगा। तो अब आप ये मोटे तौर पर समझ गए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 21 पर तालिका 2.1 आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण दिया गया है कि कल्पना करिए कि यदि किसान चीनी मिल को गन्ना देने से इनकार कर दे तो चीनी मिल क्या होगा, बंद हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि गन्ना विनिर्माण किसके ऊपर टिका हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर, कि गन्ना सप्लाई नहीं होगा तो बंद हो जाएंगे। इसी तरीके की जो चीजें हैं आप उसको भर लीजिएगा, जो नीचे व्यवसाय दिए गए हैं आप उसको आप पहचान करिए कि वो किस क्षेत्र में नियोजित हैं। ठीक है, अब हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे और तुलना करके ये देखेंगे कि कहाँ किसमें कितना वस्तुएं उत्पादित हो रहा है, कितना लोग उसमें नियोजित हैं, राष्ट्रीय आय में, या राष्ट्रीय आय इसीलिए जरूरी है कि हम ये देख लें कि पूरे देश में कितना पैसा आ रहा है, उसके आधार पर उसका वितरण होगा लोगों के बीच में। अगर अच्छा पैसा आ रहा है तो वो देश, वितरण भी अच्छा होगा लोगों के बीच में तो वो देश उन्नति करेगा, सारी समस्याएं नहीं रहेंगी। और अगर कम पैसा आ रहा है तो कौन सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, कौन सी समस्याएं हैं, किसमें विकास की जरूरत है, तो सरकार को वो नीतियां बनानी पड़ेंगी कि उस सेक्टर को फोकस करे, उसके लिए नियम बना, उसके लिए विकास के मॉडल तय करे और उसको प्रोत्साहित करे, उस पर ज्यादा निवेश करे। यही सारी चीजें देखना है हमको, और कोई बहुत चीजें नहीं। और हम ये देखेंगे कि किसमें ज्यादा लोग नियोजित हैं, अगर वहां पर ज्यादा भार है ना, वहां पर श्रम अधिभार है, ज्यादा लोग नियोजित हैं, तो उनको क्या किया जाए कि दूसरे क्षेत्रों में नियोजन दिया जाए। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो क्षेत्र में ज्यादा लोग नियोजित हैं, उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है और उसकी जो उत्पादकता उतनी नहीं है कि वो उतने जितने लोग उसमें नियोजित हैं उनका पेट भर सके। तो हम देखेंगे कि उनके लिए, जैसे हम ये कृषि के बारे में देखेंगे, है ना, कि कृषि से कैसे दूसरे क्षेत्रों में रोजगार दूसरे क्षेत्रों को चाहिए कि वो सृजित करें, ताकि कृषि में जो इतना अधिभार है, जो लोड है वहां का, उसको कम किया जा सके। तो यही सारी चीजें आंकड़ों को देखेंगे, तुलना करेंगे, राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करना सीखेंगे कि कैसे राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया जाता है, और बाकी ये सारी चीजें हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।